गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि मैंने कल वाले टॉपिक में आपका जो आई विद्युत धारा और टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध बता दिया था। तो आज का जो उससे आगे टॉपिक है हमारा किरचॉफ के नियम। देखो तुम्हारी बुक में सेलों का संयोजन भी है, वो कभी बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आया है, ठीक है। और यदि क्या है रिवीजन टाइम में शायद उसको करा दे, लेकिन फिलहाल जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वे कराते हैं ऑनलाइन क्लास में। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा किरचॉफ के नियम। तो प्यारे बच्चों किरचॉफ के नियम की बात करते हैं हम। देखो एक हमारे क्या था भौतिक विधि था किरचॉफ, तो उसने क्या दिया सन 1842 में हमें दो नियम दिए, ठीक है, जिन्हें हम क्या है किरचॉफ के नियम कहते हैं। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या है पहला नियम, देखो पहला नियम ये है, आपको डायग्राम से समझ में आता है। ये है कि हमारे पास क्या है, कोई इधर बना देता हूँ, कोई संधि है, ठीक है। संधि का मतलब है कोई जंक्शन है और इस पर मिलने वाली क्या है समस्त धाराएं, यानी कि ये क्या है इस बिंदु पर हमारी धाराएं मिल रही है, ठीक है। तो किरचॉफ का जो नियम कहता है ये कहता है कि किसी भी संधि पर जितनी भी धाराएं मिलती है उन धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि इस चिन्ह का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, क्या होता है सभी पदों का योग। तो हमने मान ली ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5 है और ये I6 है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी संधि में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होता है, संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों सब पता लग गया आपको किरचॉफ का नियम क्या है। सिर्फ ये बोलना है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और आपको बता दें कि संधि में प्रवेश करने वाली धाराएं, ठीक है, यानी संधि में प्रवेश करने वाली धाराएं धनात्मक तथा बाहर निकलने वाली धाराएं क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी जो ये चिन्ह परिपाटी है इस नियम की कि जो संधि में प्रवेश करती है, और न्यूमेरिकल भी आता है इसका कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो जो तुम्हारी बुक में होगा तो करा देंगे, अदरवाइज अपने पास से ही कराएंगे, ठीक है। तो क्या है संधि में प्रवेश करने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, यानी क्या बताया मैंने कि जो संधि में प्रवेश करती है वे तो धाराएं क्या लेते हैं हम, धनात्मक। तो एक तो ये कर रही है I1 और एक हमारी कौन सी प्रवेश कर रही है, एक I1 और एक I2 प्रवेश कर रही है, प्लस एक I6 प्रवेश कर रही है, ठीक है। लेकिन बाहर कौन कौन सी निकल रही है हमारी, एक तो I3 निकल रही है, ठीक है, एक I4 निकल रही है और एक I5। तो इन सभी धाराओं का जो योग होता है कितना होता है हमारे पास, शून्य है। तो प्यारे बच्चों समझ गए। या हम ये भी कहते हैं कि इस नियम को देखो हम इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि संधि में प्रवेश करने वाली धाराएं बराबर होगी संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के। तो ये हमारा पहला नियम, ठीक है। तो इस नियम को क्या है, हम संधि का नियम भी कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और जब हम इस नियम को संधि का नियम कहते हैं, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो ये नियम है किस पर आधारित है। तो आपको बता दें प्यारे बच्चों कि यह नियम क्या है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। पता लग गया प्यारे बच्चों किस पर आधारित है, कि जो ये कहता है कि किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित है, यह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी समझ गए होंगे। और आपको एक नोट पॉइंट लिखवा देते हैं कि जो ये नियम रहता है, यह नियम जो विद्युत परिपथ रहते हैं बंद व खुले परिपथ के लिए लागू होता है। यानी कि जो हमारा ये नियम है, चाहे हमारा परिपथ बंद हो चाहे वो खुला हो, ये सभी के लिए लागू होता है। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा किरचॉफ का प्रथम नियम। देखो ये आपको याद करना ही करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और जो तुम्हारा एग्जामिनर आता है तो जो क्वेश्चन पुटअप करता है वो आपसे तो यहीं से भी कर लेता है, ठीक है। तो अब दूसरा नियम है हमारा, यानी जो दूसरा
नियम है। क्या है देखो, किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या है हमारा, इसको हम देखो यहाँ से यहीं लिख देता हूँ, वोल्टता का नियम भी कह देते हैं। देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ पहले। तो प्यारे बच्चों मैंने डायग्राम बना दिया है। देखो आपको ये डायग्राम बनाना है। ये हमारा सेल जिसका विद्युत वाहक बल E1 है और इसके साथ हमने R1 जोड़ दिया है और ये इसका है धनात्मक सिरा, ये है ऋणात्मक। हमेशा जो वैद्युत धारा होती है वो धनात्मक सिरे से ही निकलती है। एक हमने सिरा ये जोड़ दिया, ठीक है, और हमने इसे नाम दे दिया ABCDEF, ठीक है प्यारे बच्चों। अब सबसे पहले देखो जो वोल्टता का नियम है ये क्या है कि किसी भी बंद परिपथ में, ठीक है, पहली बात तो ये कि जो वोल्टता का नियम है ये केवल बंद परिपथ के लिए ही लागू होता है। तो क्या कहना है, किसी भी बंद परिपथ के लिए, ठीक है, क्या है, धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल उस परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो क्या लिखना है आपको, इस नियमानुसार किसी बंद परिपथ जरूर लगाना है क्योंकि यह नियम केवल बंद परिपथ के लिए लागू होता है। किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत, यानी जो उसके साथ प्रतिरोध रहता है उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय को अच्छे से लिख लेना, ठीक है, बीजगणितीय योग उसमें प्रवाहित, ठीक है, बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अर्थात प्यारे बच्चों, यानी कि किसी भी परिपथ में जो धारा है और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उस परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो मैंने ये बताया आपको, इसका मतलब होता है कुल। अब देखो इसकी मैं चिन्ह परिपाटी बनाता हूँ। चिन्ह परिपाटी ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। यहीं से ही क्या है, हमारे जो न्यूमेरिकल है वो सोल्व होंगे प्यारे बच्चों। तो आपको क्या करना है, तो कुछ तो हंसते भी होंगे जैसे मैं प्यारे बच्चों बोलता हूँ ठीक है। तो अब देखते हैं चिन्ह परिपाटी। तो देखो चिन्ह परिपाटी क्या है कि यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं, ठीक है, यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं तो जो हमारा प्रतिरोध है और धारा का गुणनफल लेते हैं हम धनात्मक, यानी कि धारा की दिशा में चलने पर, ठीक है, I व R का गुणनफल धनात्मक लेते हैं, ठीक है, जबकि धारा के विपरीत चलने पर, धारा के विपरीत चलने पर क्या करते हैं हम, I व R का गुणनफल ऋणात्मक लेते हैं। एक तो हमारी हो गई। देखो यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं, जैसे कि धारा इस ओर प्रवाहित हो रही और हम इसी दिशा में चलते हैं तो I और R का गुणनफल लेते हैं धनात्मक और इसके विपरीत चलते हैं लेते हैं ऋणात्मक। तो सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद में दूसरा जो इसका चिन्ह परिपाटी है वो क्या है कि ऋणात्मक से धनात्मक सिरे की ओर चलने पर जो विद्युत वाहक बल है E, यानी कि विद्युत वाहक बल धनात्मक लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। यदि हम धनात्मक ऋणात्मक सिरे से धनात्मक की ओर यानी कि इस दिशा में चलते हैं, ठीक है, यानी ऐसे चलते हैं। इसे हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से उल्टा कि यदि हम धनात्मक सिरे से जाकर ऋणात्मक में प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम E1 लेते हैं धनात्मक, ठीक है, और यदि
धनात्मक से ऋणात्मक सिरे की ओर चलते हैं, तब विद्युत वाहक बल का मान क्या लेते हैं हम? ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको चित्र से दिखाता हूँ। चित्र से बंद पास क्या लेते हैं हम? बंद पास। देखो बंद पास लेते हैं हम ABEF। क्या लेते हैं? बंद पास ABEF में। ठीक है, किरचॉफ के दूसरे नियम से। तो प्यारे बच्चों, किरचॉफ के जो दूसरा नियम है कहता है कि जब हम धारा की दिशा में चलते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? धारा की दिशा में चलते हैं तो क्या होता है? I1। देखो हम इस परिपथ में ऐसे चलते हैं, ऐसे गति करते हैं। इस वाले में भी हम धारा की दिशा से ही गति करते हैं, जहाँ से धारा निकलती है। तो हमारा एक हो गया बंद पास और दूसरा हो गया बंद पास। तो सबसे पहले जब हम इसमें चलते हैं तो हम यहाँ से चलते हैं ऐसे, ठीक है। तो I1 और R1 का मान क्या लेंगे हम? धनात्मक, फिर प्लस के, फिर इसके बाद में क्या आएगा हमारा? जब हम यहाँ पे आते हैं तो धारा इस परिपथ में कितनी है? I2। इसके संगत प्रतिरोध कितना है? I2 R2। लेकिन हम क्या है, धारा तो प्रवाहित हो रही इस दिशा में, लेकिन हम चलते हैं इस दिशा में, क्योंकि ये ऐसे ही तो चलते हैं हम इस परिपथ में, तो धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसलिए इसका मान क्या होगा? निगेटिव। मैंने चिन्ह परिपाटी लगाई बराबर। इसी प्रकार क्या है हमारा, जब हम ऐसे चलते हैं ऋणात्मक से धनात्मक की ओर चल रहे, तो E1 की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। और इसी प्रकार जब हम इस परिपथ में आते हैं तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर चलते हैं, तो E2 की वैल्यू लेते हैं हम क्या? निगेटिव। तो यहाँ से जो I1 R1, ठीक है, माइनस के क्या होगा? I2 R2 बराबर E1 माइनस के E2। एक तो समीकरण यह हो गई, बस इसमें समीकरण बना के ही छोड़नी है। अब इसके बाद हम क्या लेते हैं? बंद पास। अब देखो दूसरा बंद पास क्या है? BCDE में, ठीक है, BCDE में। देखो इस नियम के अनुसार क्या है कि देखो इस परिपथ में क्या है, धारा कितनी है? I2 और इसके संगत प्रतिरोध R2, क्योंकि इसमें भी हम ऐसे गति करेंगे तो यहाँ से चले हम ऐसे, तो I2 संगत प्रतिरोध है R2। अब हमें पता है कि धारा की दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। अब इस परिपथ में आते हैं, जब हम इसमें आते हैं तो धारा कितनी प्रवाहित है? I2 और I1 प्लस के I2 प्रवाहित है, तो क्या होता है? प्लस के, क्योंकि धारा की दिशा ही है I1 प्लस के I2, ठीक है। और इनटू में प्रतिरोध कितना है? R3, ठीक है प्यारे बच्चों, और बराबर। अब ये बताओ, यहाँ से I1 प्लस I2 इनटू में आ गया। अब ऐसे चलते हैं हम, हमें पता है कि हम निगेटिव से धनात्मक की ओर ही चल रहे हैं, तो बराबर किसके हो गए? E2 के। तो प्यारे बच्चों सभी समझ गए। तो इसके बाद में हम आपको नोट पॉइंट लिखवा दे रहे हैं कि यह नियम, नोट पॉइंट का यह भी पूछ लेता है कि किस नियम पर आधारित है। तो यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, आपको ये भी याद रखना है कि जो ये नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो पहला नियम किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण के नियम पर, और ये नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित। और दूसरा यह है केवल बंद परिपथ यानी बंद पास के लिए लागू होता है। तो प्यारे बच्चों समझ गए होंगे, बंद पास का मतलब है कि परिपथ कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी इस पर ही आधारित है और इम्पोर्टेंट। प्यारे बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यह है व्हाइट-स्टोन सेतु। देखो व्हाइट-स्टोन जो सेतु है, इसकी मैंने जो रचना कार्यविधि सभी लिख दी है, क्योंकि और अपनी भाषा में ही लिखी है प्यारे बच्चों, जिससे आपको क्या है आसानी से याद हो जाए। और एक बात और, इसलिए मैंने इसलिए लिखी क्योंकि यदि मैं पहले समझाऊंगा और फिर लिखूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो व्हाइट-स्टोन सेतु क्या था। तो जो व्हाइट-स्टोन था ये क्या था? एक भौतिकविद था, यानी वैज्ञानिक था। कहाँ का? इंग्लैंड का, ठीक है। तो इंग्लैंड का वैज्ञानिक है प्रोफेसर व्हाइट-स्टोन सेतु ने क्या किया कि एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगाकर एक व्यवस्था तैयार की, और इसे ही हम क्या व्हाइट-स्टोन सेतु कहते हैं। तो पता लग गया। तो यही मैंने लिखा है कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हाइट-स्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसे किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है।
तो ये पता लग गया आपको कि जो हमारी व्हीटस्टोन सेतु होता है तो इसके द्वारा किसी चालक का क्या है, प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो ये इसका सिद्धांत है। तो आपको सिद्धांत पता लग गया, तो हम इसकी कार्यविधि और रचना में चलते हैं। देखो रचना में आपको क्या करना है, देखो चित्र देखो सभी, रचना में लिखना है कि इसमें 4 प्रतिरोध PQRS किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं में अलग अलग लगे होते हैं। तो लगे हुए हैं ना, देखो PQRS ये क्या है, एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज की चारों भुजाओं में अलग अलग लगे होते हैं। एक लाइन हो गई हमारी। और दूसरी लाइन में क्या लिखना है, इसकी भुजा B और D के बीच में धारामापी, जो ये G होता है, लिख देता हूँ इधर, G होता है हमारा धारामापी। धारामापी का काम होता है कि ये परिपथ में धारा की उपस्थिति बताता है कि धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। ठीक है, यानी धारामापी कुंजी K2 की सहायता से जोड़ देते हैं। तो क्या लिखनी है दूसरी लाइन में, भुजा BD के सिरों के बीच धारामापी कुंजी K2 की सहायता से जोड़ देते हैं, ये लिख दिया। तीसरी लाइन में क्या लिखना है कि इसके सिरे A व C के बीच, इसके सिरे A व C के बीच कुंजी K1 को या बैटरी को कुंजी K1 की सहायता से जोड़ देते हैं। क्या लिखना है कि PQRS 4 प्रतिरोध चतुर्भुज की चारों भुजाओं में अलग अलग जुड़े होते हैं और सिरे B व D के बीच धारामापी और कुंजी K2 को जोड़ देते हैं। A C के बीच बैटरी को कुंजी K1 की सहायता से जोड़ देते हैं। तो जो हमें चित्र में दिखा हमने लिख दिया। इसके बाद में हम लिखते हैं कि जब कुंजी K1 को दबाया जाता है तो कुंजी का मतलब क्या होता है, खटका। जब हम खटका दबाते हैं तो धारा तभी तो प्रवाहित होगी। तो जब हम कुंजी K1 को दबाया जाता है तो परिपथ में धारा I प्रवाहित होने लगती है, जो सिरे A पर जाकर 2 भागों में टूट जाती है, I1 और I2। ठीक है, यानी I1 भुजा AB में प्रवाहित होती है और I2 भुजा AD में प्रवाहित होती है। आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या बताया मैंने कि जब कुंजी K1 को दबाया जाता है तो परिपथ से धारा I प्रवाहित होती है, जो भुजा यानी A पर जाकर 2 भागों में बट जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गई, 2 सिरे हो गई इस जंक्शन से स्टार्ट। ठीक है, तो 2 भागों में बट जाती है। तो I1 भुजा AB में और I2 भुजा AD में। तो इसके बाद में क्या लिखना है कि PQRS को चतुर्भुज की भुजाओं में इस प्रकार लगाते हैं कि जो धारामापी है इसमें कोई विक्षेप न हो। विक्षेप का मतलब है कि धारामापी में धारा की उपस्थिति न हो। ठीक है, यानी इस परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित न हो, इसका मतलब यह है विक्षेप का। तो पता लग गया मैंने क्या लिखवाया, क्या कि PQRS को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि जो हमारा धारामापी है उसमें कोई विक्षेप न हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो तब कुंजी K2 को दबा लो या कुछ ही कर लो, तो जब इसमें धारा ही नहीं तो क्या है, इसमें धारा प्रवाहित होने की नहीं, यानी जो धारामापी है ये क्या है, धारा की उपस्थिति दर्शाने का ही नहीं इस परिपथ में, केवल BD में। तो इसका मतलब क्या है, ये न के बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखना है, इस प्रकार समायोजित करते हैं धारामापी में कोई विक्षेप न हो, तब धारा I1 भुजा BC में प्रवाहित होती है, या हम ये लिख सकते हैं कि BC में वही धारा प्रवाहित होती है जो AB में, और DC में वही धारा प्रवाहित होती है, यानी इस परिपथ में भी वही धारा प्रवाहित होती है जो हमारी AB में, और जो DC में भी वही प्रवाहित होती है जो AD में। ठीक है, I2, क्योंकि इस परिपथ का तो कुछ काम ही नहीं, क्योंकि ये धारा की उपस्थिति क्या है, दर्शाता ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा किरचॉफ का नियम हो गया। ये किरचॉफ का नियम कह रहा हमें व्हीटस्टोन सेतु की क्या है, शरत हो गई और सारी रचना कार्य विधि हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने यही लिखा है। देखो क्या है, इसमें 4 प्रतिरोध PQRS चतुर्भुज की चारों भुजाओं से अलग अलग लगाते हैं और बिंदु BC के बीच में धारामापी को लगा देते हैं। ठीक है, और जब K1 को दबाया जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, जो सिरे A पर जाकर 2 भागों में बट जाती है। देखो जो यह थ्योरी है, आपको जब इसे लिखना है तो एक बार चित्र में देखना है, जिसका चित्र बन गया ये समझो उसकी थ्योरी लिख गई। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है, धारामापी में कोई विक्षेप न हो, तब कुंजी K2 को दबाने पर धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता। क्यों बताया मैंने, K2 को दबा लो कुछ ही कर लो, जब इसमें धारा ही नहीं प्रवाहित हो रही तो कहाँ से इसमें विक्षेप होगा। ठीक है, तो इसके बाद में इस स्थिति में धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, और भुजा BC में, देखो मैंने बताया था भुजा BC में वही धारा प्रवाहित होती है जो भुजा AB में प्रवाहित होती है। तो इसी प्रकार AD में भी वही जो इसमें प्रवाहित होती है। अब देखो यहाँ से थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट है जो उसकी शर्त ये कहता है कि शर्त भी सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हम एक तो बंद पास ये बनाते हैं यहाँ से, यानी कि ऐसे चलेंगे, ऐसे आएंगे और ऐसे, बंद पास एक हो गया, और एक बंद पास हो गया हमारा ये वाला। ठीक है,
बंद पास 1 हो गया। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि बंद पास ABDE में, देखो ABDE में, ठीक है। जब हम ABDE में चलते हैं तो देखो यहाँ से मैं जो इतना कर देता हूँ, फिर बाद में देखो क्या है कि जो I1 है, ठीक है, I1 ये हो गए I1, इसके संगत प्रतिरोध कितना है P, क्योंकि हम क्या है P हो गया, क्योंकि जो हम हैं इस दिशा में चल रहे हैं, इस दिशा में ही तो चल रहे हैं, तो धारा के संगत प्रतिरोध का गुणनफल हम धनात्मक लेते हैं। जब हम इसमें आते हैं कोई प्रतिरोध नहीं है, जब हम ऐसे चलते हैं धारा तो प्रवाहित हो रही है हमारी इस दिशा में, लेकिन चल रहे हैं हम विपरीत दिशा में, तो क्या है कि जो धारा है वो क्या लेते हैं हम निगेटिव, और दोनों का क्या है हम क्या लेते हैं निगेटिव लेते हैं, यानी कि I2 और R का गुणनफल, क्योंकि इस परिपथ में I2 और R क्या है, I2 और R, क्योंकि जो I2 तो प्रवाहित हो रही है इस दिशा में, ठीक है, और जब हम दोनों का गुणनफल इसके विपरीत ही तो चल रहे हैं, देखो इस परिपथ में ऐसे, ठीक है, तो जब विपरीत चलते हैं तो क्या लेते हैं हम निगेटिव, बराबर किसके होगा 0 के, क्योंकि ये बताओ इस वाले परिपथ में कोई विद्युत वाहक बल लगा हुआ है नहीं ना, तो इसलिए क्या लेते हैं 0। समीकरण क्या यहाँ से देखो I1P बराबर क्या हो जाएगी हमारी I2P, क्योंकि इसे हम लेंगे इस साइड में उठाकर, तो समीकरण 1। अब लिखते हैं हम बंद पास, ठीक है, बंद पास, देखिए पास तो हो गया हमारा खत्म। अब लेते हैं हम बंद पास BCDB में, यानी क्या लेते हैं बंद पास BCDB में। अब जब हम बंद पास BCDB में लेते हैं तो ऐसे चलते हैं ऐसे, ठीक है, जब हम ऐसे चलेंगे तो I1Q क्या होगा I1Q, ठीक है, बराबर या बराबर क्या माइनस क्या आएगा I2S बराबर किसके 0 के। देखो सेम चीज़ है, देखो क्या है I1 इंटू Q, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, जब धारा की दिशा में चलते हैं धनात्मक, फिर हम ऐसे चलते हैं विपरीत दिशा में होगी धारा के, क्योंकि धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो I2 और S का गुणनफल क्या होगा हमारा ऋणात्मक, इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये 0 के इक्वल। तो I1Q बराबर किसके हो जाएगा I2S के, समीकरण 2। तो यहाँ से हमने क्या किया, समीकरण 1 को भाग दे दिया 2 से, तो ये क्या आएगा I1P, क्योंकि LHS को LHS से डिवाइड कर देंगे I1Q, और जो हमारी RHS है RHS को RHS से डिवाइड कर देंगे, तो I2 कितना है यहाँ पे I2, ये R है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसे इस तरफ ले जाएंगे I2R बटे I2S, तो I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो जो हमारी शरत आएगी P बटे Q बराबर R बटे S। तो यही क्या है हमारी वशिष्ठ स्टोन सेतु की संतुलित शरत है। तो क्या लिख देंगे हम, यही संतुलित व्हाइट स्टोन सेतु की शरत है। देखो प्यारे बच्चों जब इसके न्यूमेरिकल आएंगे आपके, तो P बटा Q बराबर R बटा S, यानी दोनों के जो हमारा P बटा Q और R बटे S का अनुपात है, दोनों का क्या आना चाहिए बराबर, ठीक है, तो तब हमारा क्या है संतुलित वशिष्ठोण सेतु होगा। देखो जब आपको न्यूमेरिकल आएंगे इसके, तो क्या है न्यूमेरिकल में आपको पता लग जाएगा कि कैसे न्यूमेरिकल करने हैं, एक न्यूमेरिकल होते ही सिंपल होते हैं बहुत। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले ले सभी प्यारे बच्चे थ्योरी का, और यहाँ से इसका भी ले ले, ठीक है, तो आपको बता दे। चलो एक बार और यहाँ से बता देता हूँ, क्योंकि एक बार ये सुनो कि जितनी भी थ्योरी आपको कराई गई है, ठीक है, ये क्या है आपको थ्योरी लिखते वक्त आपको चित्र में देखना है। जब भी आप फेयर में थ्योरी करो एक बार डायग्राम में देखो और एक लाइन लिखो, क्या है आपके याद हो जाएगी। और फिर क्या है, जब हम बंद पास ABDA में लेते हैं तो किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार, देखो किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उसमें लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो जब हम धारा की दिशा में चलते हैं I और R का गुणनफल धनात्मक, विपरीत में चलते हैं ऋणात्मक, तो I1P क्या होगा धनात्मक, फिर माइनस के, क्योंकि हम धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे। देखो ये चिन्ह दर्शाता है कि ऐसे चलना है, ये चिन्ह दर्शाता है ऐसे चलना है, ठीक है। अब विपरीत दिशा में भी चलेंगे वही बात पड़ेगी, लेकिन हम क्या है जो हमारा परिपथ है इसके अनुसार चलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारा, ये भी हो गया सेम चीज़, क्योंकि I1P माइनस I2R बराबर कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं लगा हुआ है, इसीलिए बराबर 0 रख देंगे। तो I1Q माइनस के I2S इक्वल क्या रख देंगे हम 0, क्योंकि कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं लगा हुआ है। आई होप प्यारे बच्चों ये है हमारी क्या है बैटरी। तो आई होप सभी को क्या है वीडियो
अच्छी लगी होगी। देखो प्यारे बच्चों, जितने भी क्या है बच्चे हैं सभी क्या है सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को, ठीक है, क्योंकि उससे वीडियो क्या है जिसको क्या ना टाइम से नहीं देखनी है वो क्या है मैं पहले ही डाल देता हूँ कुछ, तो उससे क्या है आप पहले ही देख लो, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाता है। तो आई होप सभी की समझ में आ गई होगी वीडियो। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।